जैसा कि क्लास 11th का अगला पेपर केमिस्ट्री का है और इस केमिस्ट्री के पेपर के लिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, तो हम इन्हें रेडी करेंगे एंड सारे क्वेश्चन हम लगभग लगभग कवर करेंगे, ठीक है। सो आपको पूरे क्वेश्चंस देख करके जाना है, ये क्वेश्चन जरूर से अच्छी तरीके से रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है। बाकी आपने जो भी पढ़ रखा है उसको अच्छी तरीके से रिवीजन आपको कर लेना है। सो यहाँ पे मैं टॉप 40 के समथिंग क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ठीक है। टॉप 40-50 के समथिंग क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। और बाकी कुछ क्वेश्चन दे दूंगा कि हाँ इनको भी आप अच्छी तरीके से देख लेना, ठीक है। तो टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप 50 का ये वीडियो है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विकर्ण संबंध किसे कहते हैं। महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में भी आ सकता है और 1 अंकीय में भी आ सकता है, ठीक है। कहता है कि द्वितीय आवर्त के कुछ ऐसे तत्व अपने से अगले समूह और तृतीय आवर्त के तत्वों के साथ गुणों में समानता दर्शाते हैं, इसे ही विकर्ण संबंध कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्मली इतना आंसर आप याद रखोगे यहाँ पर, ठीक है, कि जो द्वितीय आवर्त में क्या होते हैं, कुछ तत्व अपने अगले समूह और तृतीय आवर्त के तत्व दूसरे तत्वों के साथ गुणों में समानता दर्शाएंगे। अब देखो, अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर तो द्वितीय आवर्त का लिथियम जो है ये क्या दर्शाएगा, मैग्नीशियम से। अभी देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से इसको आप कंप्लीट करोगे। और यहाँ पे ऐसी चीज़ होती है कैसे, देखो जैसे ये है यहाँ पे विकर्ण संबंध का आरेख, यहाँ पे ये क्वेश्चन अभी ही बता देता हूँ, ठीक है। विकर्ण संबंध का आरेख, तो देखो, तो द्वितीय आवर्त का ये जो तत्व है लिथियम, ये अगले आवर्त के दूसरे तत्व से यानी कि मैग्नीशियम से संबंध दर्शाएगा, गुणों में समानता दर्शाएगा। इसी प्रकार इसका जो अगला तत्व है वो एल्यूमिनियम से अगले तत्व से दर्शाएगा संबंध, ठीक है। तो यही क्या होता है, यही विकर्ण संबंध होता है। और इसी विकर्ण संबंध के आरेख को इस तरीके से आपको एग्जाम में बनाना होगा और ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। जो तत्व जिससे समानता दर्शा रहा है वो उससे समानता संबंध रखता है, तो यही चीज़ विकर्ण संबंध कहलाती है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर रहेगी। आगे बढ़ते हैं हम आपके सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम किसे कहते हैं। कह रहे हैं कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इसका अर्थ है कि आधुनिक आवर्त नियम में तत्वों को उनके परमाणु क्रम के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस नियम के आधार पर जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए क्रम परमाणु क्रमांक के क्रम में रखा जाता है तो उनके गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है और एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित थी, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित थी, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन गया, ठीक है। ये 2 ऑब्जेक्टिव बन गए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बाकी ये चीज़ याद रखना कि आधुनिक आवर्त सारणी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसमें तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर यहाँ पे एक तरीके से व्यवस्थित किया गया है और इसमें तत्वों को इस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है कि उनके क्रमिक गुणों के आधार पर, ठीक है, क्रमिक गुणों के आधार पर वो यहाँ पर व्यवस्थित किए गए सारे गुण हैं, ठीक है, तत्व हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना कि मेंडलीव की आवर्त सारणी जो थी परमाणु भार पर आधारित थी, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को परिभाषित करने में बिलगित, ठीक है, बिलगित है गैसीय परमाणु अथवा आद्य अवस्था की सार्थकता क्या है, ठीक है। तो बिलगित या गैसीय परमाणु लेने का अर्थ यह है कि परमाणु मुक्त अवस्था में होना चाहिए जिस पर किसी अन्य परमाणु का प्रभाव ना हो, ठीक है। बिलगित मतलब एक तरीके से गुमा हुआ, ठीक है। एक ऐसा बिलगित परमाणु लेने का अर्थ यह है कि परमाणु मुक्त अवस्था में एक तरीके से होना चाहिए जिस पर किसी का अन्य का प्रभाव ना हो, ठीक है, अन्य परमाणु का प्रभाव ना हो। आद्य अवस्था का अर्थ परमाणु की न्यूनतम ऊर्जा वाली स्थिति से है, ठीक है। तो परमाणु की न्यूनतम अवस्था वाली स्थिति ही यहाँ पर ग्राउंड स्टेट कहलाती है, आद्य अवस्था कहलाती है। आयनन एंथैल्पी वह है जो किसी गैसीय बिलगित परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने या निकालने के लिए आवश्यक होती है। इसी प्रकार जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसमें जो ऊर्जा मुक्त होती है वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कहलाती है। आद्य अवस्था में ही इन गुणों की सही तुलना की जा सकती है, ठीक है। जो यहाँ पे मतलब परमाणु की न्यूनतम ऊर्जा वाली जो स्थिति होगी उसमें ही यहाँ पे क्या है कि जो ऐसे गुण होते हैं जैसे अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी के दौरान यहाँ पे कुछ हो रहा है तो उसके दौरान यहाँ पे गुणों का यहाँ पे सही तुलना करी जा सकती है, क्योंकि इस स्थिति में आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान उच्च होता है और परमाणु किसी अन्य से बंधा नहीं होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका कई सारे क्वेश्चन इसमें बन जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अगला है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता में मूल अंतर क्या है। तो ये दोनों चीज़ें कर लेना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता अलग से आ सकती है और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी आ सकती है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें याद करके रखनी है। सो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसी बिलगित गैसीय परमाणु द्वारा एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके गैसीय ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी कहलाती है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा परमाणु से मुक्त होती है। इसे इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरी ओर इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता की बात करें तो विद्युत ऋणात्मकता सहसंयोजक बंध में उपस्थित साझिक इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है। मूल अंतर इसमें यह है कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन वास्तव में ग्रहण किया जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता में केवल इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जोड़े को आकर्षित करने के लिए शक्ति या क्षमता है, ठीक है। तो ये दोनों में इसका अंतर हो जाता है, बाकी दोनों की परिभाषा दी गई, ठीक है।
कह रहा है कि अक्रिय गैसों के आयनन विभव उच्च क्यों होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अक्रिय गैसें जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, ठीक है, तो इनको उदाहरण के तौर पर याद रखना, अक्रिय गैसों के उदाहरण है ये, ठीक है। आवर्त सारणी के 18वें समूह में इनको रखा गया है। इनके बाह्यतम कोश का अष्टक पूर्ण होता है, ठीक है। जैसे हीलियम में 2 और अन्य में क्या है 8 इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास अत्यंत स्थायी हो जाता है। और इसी के स्थायी होने के कारण इसमें क्या होगा, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन निकालना जो है अत्यंत कठिन होगा। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए अक्रिय गैसों की आनंद विभव या आनंद एंथैल्पी का मान उच्च होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, मेन इसमें क्या है चीज़ कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका अत्यंत जो है स्थायी होता है, और इसके स्थायी होने की वजह से इनका अष्टक पूर्ण होता है, इसलिए ये यहाँ पे अधिक आयनन एंथैल्पी का मान इसमें उच्च होता है। कह रहा है कि हैलोजन अक्रिय हैलोजन तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या उच्च क्यों होती है, ठीक है। हैलोजन तत्वों की बात कर रहा है। अभी हमने ये देखा चीज़ यहाँ पे कि इसके आयनन विभव उच्च क्यों होते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात कर रहा है हैलोजन तत्वों में, ठीक है। हैलोजन तत्वों के अकॉर्डिंग हमारी फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन का रखा गया है। ये 17वें समूह के तत्व हैं, ठीक है। और ये किस समूह के तत्व हैं, अक्रिय गैस हमारे 18वें समूह के तत्व हैं। ये चीज़ दोनों में याद रखना, ठीक है। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2PnP5 होता है। इन्हें अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए केवल एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ठीक है। यानी कि इन्हें एक अष्टक पूर्ण करने के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए पड़ता है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा था, इसमें यहाँ पे अष्टक पूर्ण होता है, इसमें अष्टक बाह्यतम कोश के कारण पूर्ण ही होता है, ठीक है। इस एक इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण ये बहुत प्रबलता से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं और आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायी हैलाइड आयन बना लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को इतनी आसानी और तेजी से ग्रहण करने की प्रवृत्ति के कारण ही हैलोजन और इलेक्ट्रॉन बंधुता इनकी उच्च होती है, ठीक है। अगला है उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य क्यों होती है। कह रहा है उत्कृष्ट गैसों का अष्टक पूर्ण होता है और इनका विन्यास जो होता है विन्यास इस प्रकार से NH2NP6 होता है, चूंकि इनके सभी कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं, ठीक है। तो जिनके कक्षक भरे होते हैं उनकी बंधुता क्या होती है, एक तरीके से शून्य होती है, और यहाँ पे कुछ की उच्च हो सकती है, बिकॉज वो अक्रिय और हैलोजन तत्व हो सकते हैं। तो ये आंसर आपको याद कर लेना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इन तीनों चारों में से क्वेश्चन देखो, ये चौथा है, ऋण आयन की आयनिक त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से अधिक होती है, क्यों होती है भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। जब कोई परमाणु ये क्या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन बनता है, ठीक है। इस प्रक्रिया में नाभिक में प्रोटॉन की संख्या और नाभिकीय आवेश वही रहता है, ठीक है। जिससे क्या होगा, ऋणायन तो बनेगा, लेकिन नाभिकीय में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या होगी वो वही की वही रहेगी, ठीक है। तो नाभिकीय संख्या आवेश है ना, परंतु बाहरी आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। बाहरी आवेश में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ सकते हैं, लेकिन जो प्रोटॉनों की संख्या है और नाभिकीय आवेश है वो सेम रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से उनके बीच प्रतिकर्षण बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं एक दूसरे को, और इलेक्ट्रॉन पर लग रहे नाभिकीय आकर्षण बल में कमी आती है, क्योंकि प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो आकर्षण कम होगा। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन जो है फैल जाता है, और ऋणायन का आकार जो है यहाँ पे यानी कि जो आयनिक त्रिज्या होती है वो परमाणु त्रिज्या से बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो यही चीज़ है। ये इन 4 क्वेश्चन में से लगभग एक क्वेश्चन आपका देखने को मिल सकता है। अक्रिय गैसों वाला ये उच्च विभव हो गया, ठीक है। ये सेकंड बंधुता उच्च क्यों होती है हैलोजन तत्वों की, और ये चौथा क्वेश्चन, तीसरा, 7वां, 8वां, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आवर्त सारणी के लिए आवर्त में दाएं से बाएं, ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। ये महान ऑब्जेक्टिव है भाई, महान ऑब्जेक्टिव है। कहा जाता है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान खालिस्तान है, ठीक है। तो क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ऑब्जेक्टिव है भाई, बड़ा है। अभी क्यों होता है तो समझाना है इसको। तो कहता है कि जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रभावी नाभिकीय आवेश लगातार बढ़ता जाता है, ठीक है। बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो क्या होगा, 2 चीज़ें होगी। एक तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, संख्या बढ़ती जाएगी, और प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। नाभिकीय आवेश बढ़ने से नाभिक का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण बल प्रबल हो जाता है। इसके कारण परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। यही कारण है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता तीनों के मान क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अगला कह रहा है कि तत्वों की धात्विकता को आवर्त सारणी द्वारा समझाइए। धातु वे तत्व होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन विद्युत तत्व बनाते हैं, जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऋण विद्युतीय तत्व बनाते हैं, ठीक है। तो धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन विद्युतीय तत्व बनाती हैं, ये चीज़ याद रखना। अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर ऋण विद्युतीय तत्व बनाती हैं, ठीक है, मतलब होते हैं। और जब हम किसी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ने और आयनन ऊर्जा कम होने लगती है भाई। महा ऑब्जेक्टिव बड़ा वाला, ठीक है। देखो कह रहा है कि हम किसी समूह ऊपर से भाई नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होता है, परमाणु आकार बढ़ने लगता है, आयनन ऊर्जा कम होने लगती है, और इसका कारण इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है।
जिसके कारण धात्विक प्रकृति क्या होती है, बढ़ती है। इसके विपरीत किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभिक के आकर्षण बढ़ने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। तो ये क्वेश्चन आपको रेडी रखना है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव इसमें मेनली आपका बन सकता है। कह रहा है मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या अंतर है। तो भाई हमने अभी ऊपर देखा था भाई कि दोनों एक में किया गया हमारा मेंडलीव में परमाणु भार के आधार पर यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे तत्वों को व्यवस्थित किया गया, इसमें परमाणु क्रमांक के आधार पर किया गया। ठीक है, तो एक तो अंतर यही हो गया। ठीक है, आवर्त सारणी परमाणु भार के आवर्ती फलन पर आवर्त है, आवर्ती फलन पर आवर्त है, तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पे परमाणु भार के आधार पर किया गया मेंडलीव में। ठीक है, भार के आधार पर। और इसके विपरीत आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो एक अंतर महा ये हो गया। कह रहा भाई कि जिसमें तत्वों को उनके बढ़ते हुए क्रमांक में परमाणु क्रमांक के क्रम में रखा गया है। मेंडलीव की सारणी में कई कमियां थीं, जिससे अधिक भार वाले तत्वों को कम भार वाले तत्वों में पहले से रख देना। ठीक है, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी में कम क्रमांक के आधार पर दूर हो गई। ठीक है, तो ये तत्व एक उदाहरण हो जाता है कि इसमें कई कमियां थीं, इन्हें इसमें पूर्ण किया गया। ठीक है, अगला कह रहा है कि एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, कारण बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही वर्ग के तत्वों के भौतिक रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं क्योंकि उनके बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है एक जैसा होता है। अब भाई उन्हें रखा ही गया है इसीलिए क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन विन्यास समान है, गुणधर्म के आधार पर रखा गया है, इसलिए वो एक ही तत्व के एक ही वर्ग के जो तत्व होते हैं वो समान होते हैं और गुणधर्म समान होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन विन्यास की वजह से। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप इस तरीके से इसका उदाहरण कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि उस तत्व का स्थान बताइए जिसका Z=14 है और दूसरे आवर्त के 18वें समूह के तत्वों का नाम लिखें साथ ही। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक Z बराबर यहाँ पर 14 हमें दिया गया परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉन विन्यास इसका 1s2 2s2। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे 3p2 तक हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन तीसरे मुख्यतः कोष तक जा रहे हैं इसलिए यह तीसरे आवर्त में स्थित है। बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि यहाँ पे 3s2 3p2 होने के कारण 14वें वर्ग में स्थित होगा और 18वें समूह का तत्व नियोन है जिसका परमाणु क्रमांक 10 है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला है परमाणु मेंडलीव के आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम में मौलिक अंतर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सारणी में अंतर देखा, अब कुछ नियम में अंतर हो सकता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे। कह रहा है कि इन दोनों नियमों में मौलिक अंतर इनके वर्गीकरण के आधार का है। मेंडलीव के आवर्त का नियम परमाणु भार पर आधारित है जबकि इसका परमाणु क्रमांक पर, यही एक मूल अंतर है और मौलिक अंतर है इसमें। ठीक है, परिरक्षण प्रभाव क्या है भाई, बिल्कुल से कर लेना। परिरक्षण प्रभाव इलेक्ट्रॉनों पर समान ऋण आवेश होता है जिससे वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच उपस्थित आंतरिक कोशों के इलेक्ट्रॉन नाभिकीय धनावेश को ढक लेते हैं जिससे बाह्यतम कोश पर लगने वाला नाभिकीय आकर्षण बल कम हो जाता है। इस प्रकार आंतरिक इलेक्ट्रॉन द्वारा नाभिकीय आकर्षण बल में डाली गई बाधा को परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो यही परिरक्षण प्रभाव क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश समान ऋणावेश के कारण यहाँ पे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो आपको ये तो चीज़ पता है कि इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋणावेश होता है जिसके कारण भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच उपस्थित आंतरिक जो कोशों के इलेक्ट्रॉन नाभिक के आवेश होते हैं, ठीक है, वो नाभिकीय धनावेश को ढक लेते हैं जिससे बाह्यतम कोश पर लगने वाला नाभिकीय आकर्षण बल कम हो जाता है और इसके कारण जो आकर्षण में प्रभाव होता है उससे परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अगला है आपका पी ब्लॉक के तत्वों की। ठीक है, पी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, इसके मुख्य लक्षण तो बिल्कुल से कर लेना भाई। जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में स्थित होता है इन्हें पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। इनके लक्षण मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनका बाह्यतम कोश का सामान्यतः इलेक्ट्रॉन विन्यास NS2 NP16 होता है और पी ब्लॉक के तत्व धातु, अधातु और उपधातु तीन प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, तो पी ब्लॉक के तत्वों में धातु होंगी या धातु होंगी, उपधातु तीनों प्रकार के तत्व में होंगे और इनकी आयनन ऊर्जा एस ब्लॉक और डी ब्लॉक के तत्वों की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, तो पी ब्लॉक में आयनन ऊर्जा अधिक है और धातु अधातु तीनों प्रकार के तत्व होंगे और इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास इस प्रकार से होता है और ये तत्व प्राय आयनिक और संयोजक दोनों प्रकार के यौगिक बनाते हैं। अगला करें कि मूल क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो परमाणु या अणुओं की संख्या को व्यक्त करने के लिए मूल एक मानक इकाई है। एक मूल की परिभाषा के अनुसार अगर बात करें भाई, क्वेश्चन आ जाता है एक मूल क्या है। ठीक है, एक मूल को परिभाषित कीजिए। तो यह कार्बन 12 बहुत चीज इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, 0.0112 किलोग्राम 12 ग्राम में उपस्थित परमाणु की संख्या के बराबर होता है। एक मूल में कणों यानी कि परमाणु अणु या आयनों की संख्या निश्चित होती है जिसका मान इतना इतना होता है। तो एक मूल में जो इसकी जो परमाणु की संख्या होती है वो कितनी होती है, जिसका मान कितना होता है, याद रखना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनेगा। ठीक है, ये यानी कि एक मूल का अर्थ जो होता है हमारा 6.023 × 10⁻26 ये इतना कण होगा। ठीक है, अगला कहा जाता है कि सीमांत अभिकर्मक क्या है। तो किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक कम मात्रा में उपस्थित होता है और अभिक्रिया के दौरान पहले समाप्त हो जाता है वो सीमांत अभिकारक कहलाता है, अभिकर्मक कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अगला कह रहा है सार्थक अंक किसे कहते हैं। सार्थक अंक वे अंक होते हैं जो किसी दी गई संख्या की वास्तविक यथार्थता और शुद्धता को निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए
संख्या 4.028 में 4 सार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंकों की गणना के कुछ नियम हैं, जैसे गैर शून्य अंकों के बीच के शून्य को गिना जाता है, लेकिन संख्या के शुरू में आने वाले शून्य को सार्थक अंक नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है ना। 0.007 में केवल एक सार्थक अंक है, जो कि हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये सार्थक अंक है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसमें होता है। इसका एक नियम इसके कुछ होते हैं, वो आपको लॉन्गली याद करने चाहिए, क्योंकि ये फिजिक्स में भी आपको काम आएगा। ठीक है, एवोगैड्रो नियम क्या है भाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। सन 1811 में एवोगैड्रो ने यह नियम दिया। इसके अनुसार समान ताप और समान दाब की परिस्थितियों में विभिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो यही इनका नियम है। ठीक है, कि समान ताप हो और समान दाब हो, ऐसी परिस्थिति में जो गैसें होंगी उनके समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान ही होगी। ठीक है, अगर आयतन समान है तो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो इनका नियम लागू होता है। बाकी उदाहरण इसका दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, अगला कह रहा है कि द्रव्यमान का ऐसे मात्रक क्या है, इसे कैसे परिभाषित करते हैं। तो द्रव्यमान का ऐसे मात्रक हमारा केजी यानी कि किलोग्राम है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य यानी कि पदार्थ की कुल मात्रा को कहा जाता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है और वह स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। तो इस नियम को लेवोजियर ने दिया था, और इस नियम के अनुसार द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अंतर्गत याद रख सकते हो भाई, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उसे खत्म किया जा सकता है। कहता है कि द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है, केवल इसके रूप या अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, जैसा कि ऊर्जा संरक्षण के नियम में। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के पश्चात बने उत्पादन के कुल मान के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे, ये यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। अगला है मूलानुपाती सूत्र क्या है। तो वह सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु के सरलतम पूर्णांक अनुपात को प्रदर्शित करता है, उसे मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। तो ऐसा सूत्र जो कि किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु के सरलतम पूर्णांक के अनुपात को, ठीक है, प्रदर्शित करे, तो वो है मूल के अनुपात का सूत्र। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे ग्लूकोज का अणुसूत्र जो होता है C6H12O6 होता है, लेकिन इसका सरलतम रूप अगर याद करें तो CH2O होता है, जो कि इसका मूलानुपाती सूत्र कहला देगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे चीज़ याद रखना। अगला है मूलरता किसे कहते हैं, मूललता किसे कहते हैं भाई। ठीक है, दोनों में अंतर भी कर लेना ध्यान से। ठीक है, देखो भाई परिभाषा देख लो। तो प्रति लीटर है ना, प्रति लीटर 1000 बिलियन में घुले हुए, प्रति लीटर बोले तो 1000 मिलीलीटर। ठीक है, इसमें बिलियन में घुले हुए विलेय के मूलों की संख्या को मूलरता कहती हैं। कहता है कि किसी बिलियन में 1000 ग्राम ब्लैक में विलेय के मूलों की संख्या को मूललता कहते हैं। मूलेरिटी दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों के फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ये कैपिटल M द्वारा प्रदर्शित होती है, ये स्मॉल m द्वारा। ठीक है, तो ये दोनों की चीज़ें याद रखना। बाकी इस तरीके से आप दोनों को परिभाषाओं के साथ इसका सूत्र ये बिल्कुल से कर लेना। इसको ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, जो कि विलेय का द्रव्यमान बटे में हमारा क्या होता है, विलेय का आणविक द्रव्यमान इंटू 100 नहीं 1000 इंटू बिलियन का मिलीलीटर में। ठीक है, बिलियन का आयतन मिलीलीटर में। अगला है गुणित अनुपात का नियम क्या है। तो जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के विभिन्न भार जो एक दूसरे के तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं, वे आपस में सदैव एक सरल अनुपात में होते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के CO और CO2 बनाते हैं। यहाँ कार्बन का भार 12 ग्राम है, निश्चित है, जो कि जबकि ऑक्सीजन का भार 16 ग्राम और 32 ग्राम है, जो कि 1:2 के अनुपात सरल अनुपात में दिया गया है। ठीक है, तो अनुपात में जहाँ पे हमें क्या है, तत्वों के यहाँ पे भार मिले तो गुणित अनुपात के नियम के अंतर्गत वो आएंगे। और यहाँ पे होता क्या है, दो तत्व संयोग करेंगे, जैसे CO में CO2 मिलते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे कार्बन 12 हो जाता है। ठीक है, तो दो तत्व आपस में संयोग करके यौगिक बनाएं, तो दोनों तत्वों के, ठीक है, एक तत्व के भिन्न भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार के संयोग करते हैं। ठीक है, तो वे आपस में सदैव एक सरल अनुपात में होंगे, जैसे कि यहाँ पे है। ठीक है, तो यही चीज़ है। अगला है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम कहता है कि प्रत्येक शुद्ध रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व भार के अनुसार हमेशा एक निश्चित अनुपात में रहते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से बनाया गया हो या किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। उदाहरण के लिए शुद्ध जल यानी कि H2O चाहे कुएं या नदी कहीं से भी लाया जाए, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात हमेशा 1:8 ही रहेगा। ठीक है, माने जल माने जल। ठीक है, तो ये अनुपात जो है समान रहेगा, तो वो है स्थिर, यानी कि स्थिर रहेगा अनुपात। ठीक है, अनुपात हमेशा एक ही रहेगा, यानी कि इतना ही रहेगा। ठीक है, अगला है मूलरता और मूललता में अंतर। भाई कहा था ना, अंतर कर लेना इसमें। देखो, तो 1 लीटर में आयतन से जो होता है उसको मूलरता का संबंध 1000 ग्राम में होता है। ठीक है, तो मूलरता का संबंध क्या है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित जो है मूलों की संख्या को हम क्या कहते हैं भाई, वो हम कहते हैं उसे मूलरता कहते हैं। इसमें 1000 ग्राम होता है। ठीक है, ठीक है, 1000 ग्राम विलायक के द्रव्यमान से इसमें संबंध होता है, मूलरता को कैपिटल M से और इसे स्मॉल m से। सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि मूलरता ताप पर निर्भर करती है, क्योंकि आयतन ताप के साथ बदलता है, जबकि मूललता जो है ताप पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो मूललता ताप पर निर्भर करती है, ये चीज़ याद रखना।
किसी पदार्थ का अणुसूत्र उसके मूलानुपाती सूत्र से किस प्रकार से संबंधित होता है। तो अणुसूत्र बराबर n इंटू मूलानुपाती सूत्र, इस प्रकार से संबंध उसका रखता है। तो संबंध इस तरीके से लिख देना, ठीक है। और ये यहाँ पे आप दिखा सकते हो, बता सकते हो कि n एक पूर्णांक है, अणुसूत्र यौगिकों परमाणुओं की संख्या वास्तविक संख्या को बताता है n, ठीक है। और जबकि मूलानुपाती सूत्र उसका अनुपात होता है, सरलतम अनुपात को बताता है, ठीक है। व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या है, तुल्यानुपात का नियम भी इसको कहते हैं। कहता है कि जो जब भिन्न भिन्न दो तत्व, ठीक है, जैसे कार्बन ऑक्सीजन हो गई, किसी तीसरे तत्व जैसे हाइड्रोजन के एक निश्चित भार से अलग अलग संयोग करते हैं तो उनके अपने भारों का अनुपात वही होगा या सरल गुणांक वाला होगा जिस अनुपात में वे आपस में संयोग करते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ H2O बनाएगा, ठीक है। और तो कार्बन और ऑक्सीजन का आपस में संयोग करने पर भी भारों का अनुपात और हाइड्रोजन के संयोग करने पर भी भारों का अनुपात सरल अनुपात में ही होगा, ठीक है। तो ये वही है यहाँ पर व्युत्क्रम अनुपात सरल अनुपात के अंतर्गत, ठीक है। अगला है डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत की प्रमुख बातें लिखी है, ठीक है। तो प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म और अविभाज्य कणों से मिलकर के बना है जिन्हें परमाणु कहा जाता है। ये इनका सिद्धांत में एक बिंदु है। एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार, भार और गुणों में समान होते हैं, ठीक है। एक तत्व की बात करें तो उसमें सब आकार, भार और गुणों समान ही होंगे उसके। अलग अलग तत्वों के परमाणु आकार, भार, गुणों में भिन्न होंगे, बिल्कुल सही सी बात है, ठीक है। परमाणु आपस में सरल पूर्णांक अनुपात जैसे 1:1:2 में संयोग करके अणु बनाते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया सबसे छोटी इकाई ही परमाणु है, ठीक है। तो एक मतलब सबसे छोटी इकाई ही परमाणु होती है। परमाणु ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये परमाणु की कुछ यहाँ पे डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत की कुछ शर्तें हैं, बातें हैं, ठीक है। तो ये बिंदु हैं और इन्होंने 1808 में सिद्धांत दिया, ठीक है। कह रहा है कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास इतना है कि स्थान पर इतना क्यों लिखा जाता है। तो भाई क्यों लिखा जाता है, देखो भाई, कहता है कि क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है। सामान्य नियम के अनुसार इसका विन्यास 4s2 3d4 होना चाहिए, जो कि ये होना चाहिए, लेकिन वास्तव में यह 4s1 3d होता है। इसका कारण यह है कि अर्धपूर्ण और पूर्ण भरे कक्षक अधिक स्थायी होते हैं। 3d4 की स्थिति में d कक्षक अपूर्ण होते हैं, लेकिन यदि 4s का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के 3d में चला जाए तो 4s और 3d दोनों अर्धपूर्ण हो जाते हैं, जो पूर्णांक परमाणु को अधिक स्थायित्व प्रदान करते हैं। इसी स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए क्रोमियम का यह विन्यास किया जाता है, ठीक है। तो स्थायित्व के लिए। अगला है कॉपर का इलेक्ट्रॉनों विन्यास इतना 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 क्यों होता है, ठीक है। 4s1 3d 10 होता है, क्यों होता है। तो इसका परमाणु क्रमांक कॉपर का हमारा 29 होता है। स्थायित्व के नियम के अनुसार बात करें तो यदि डी कक्षक में 9 इलेक्ट्रॉन 3d 9 हो तो वह पूर्ण भरा नहीं होगा, ठीक है, कम स्थायी होगा और भाई, ठीक है। स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए 4s कक्षक का, ठीक है। तो सारी चीज़ स्थायित्व की है, देखो इसमें भी वही कारण है, स्थायित्व इसमें भी है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगला है हाइजेनबर्ग का निश्चितता सिद्धांत, इसको आप रेडी कर लेना, बाकी आपने इसको याद करके ही रखा है, ठीक है। इसका गणितीय रूप ही लिखा हुआ है तो इसको याद कर लेना, डेल एक्स इंटू डेल पी। तो ये रहेगा हमारा इसका गणितीय रूप ही, इसका याद कर लेना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के प्रमुख गुण लिखिए। तो इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथों पर चक्कर लगाने का काम करते हैं। यह एक ऋणावेशित कण है जिस पर 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है, और ऋणावेशित कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो ये परमाणु के द्रव्यमान का 1/1836वां भाग होता है, ठीक है। किलोग्राम में इसका द्रव्यमान इतना इतना होता है, ठीक है। और एक कूलम में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। विसर्जन नली में एक कैथोड से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, कुछ इसके गुण हो गए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। बाकी है एनोड किरणें कैसे उत्पन्न होती हैं, इनके गुण लिखिए। एनोड किरणों के गुण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो सन 1886 में गोल्डस्टीन ने विसर्जन नली में छिद्रित कैथोड का प्रयोग करके पाया कि न्यून दाब पर गैस के विद्युत विसर्जन से कुछ अदृश्य किरणें एनोड से निकल कर कैथोड की ओर चली जलती हैं। इन्हें ही एनोड किरणें या कैनाल किरणें कहा गया, ठीक है। सो एनोड किरणें सीधी सरल रेखा में गमन करती हैं, एक तो ये गुण हो गया। धनावेशित कणों से मिलकर के यह बनी होती हैं, ठीक है। इसलिए यह विद्युत क्षेत्र में ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। अपने मार्ग में हल्के पहिए को घुमा सकती हैं, अर्थात इन्हें यांत्रिक ऊर्जा भी इनमें होती है, ठीक है। और गैसों को आयनित कर देती हैं और फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो याद रखना, सीधी रेखा में चलती हैं और धनात्मक कणों से बनी होती हैं, ठीक है। और मार्ग में रखे पहिए को घुमा सकती हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा में होती है। अगला कहता है कैथोड। भाई एनोड हो देख लिया, आप कैथोड किरणों के गुण देख लो भाई, इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट है। कैथोड किरणें प्रकाश के वेग से सीधी सरल रेखा में चलती हैं, ठीक है। तो ये भी सरल रेखा में चल रही हैं। ये ऋणावेशित कणों से बनी होती हैं। एनोड क्या है, एनोड किरणें होती हैं धनावेशित से, कैथोड ऋणावेशित कणों से, है ना। और ये ऋणावेशित होने के कारण ही धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाएंगे, ठीक है। और वो ऋणावेशित ना होकर के धनावेशित होने की वजह से एनोड किरणें विद्युत प्लेट की ओर मुड़ जा रही थी।
और ये क्या करेंगी, पैडल चक्र रखने पर उसे घुमा देती हैं, जिससे सिद्ध होता है कि कणों से मिलकर के इनमें यांत्रिक ऊर्जा होती है। ठीक है, तो मतलब मेन काम यही है, बस ये दृढ़ावेशित है। ठीक है, बाकी वही चीज़ आपको लिखना है सारी। अगला कह रहा है प्रोटॉन के अभिलक्षण बताइए। तो प्रोटॉन धनावेशित कण होता है और इसके धनावेश का जो मान होता है इतना 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 होता है ना। और ये चीज़ याद रखना है, इसका द्रव्यमान जो होता है इतना किलोग्राम होता है, 1.67 गुणा 10⁻⁻²। ठीक है, इसे 1H1 से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये होता है यहाँ पर कुछ प्रोटॉन के गुण। पाउली का अपवर्जन नियम क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि किसी भी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते, यानी कि NLMS जो संख्या है इनके मान समान नहीं हो सकते। यदि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए 3 क्वांटम संख्याएं समान भी हो जाए तो चौथी क्वांटम संख्या जो है अवश्य ही भिन्न होगी। ठीक है, तो सभी के मान समान नहीं हो सकते, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है, तो चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते, ये चीज़ याद रखना मेनली। ठीक है, मतलब अगर 3 के भी होंगे तो एक का एक भिन्न ही होगा। ठीक है, तो ये है। अगला है अफबाउ का सिद्धांत क्या है, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अफबाउ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है निर्माण करना। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन उनकी ऊर्जा के बढ़ती हुई क्रम में भरे जाते हैं। ठीक है, परमाणु कक्षक होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उनकी बढ़ती हुई, ठीक है, उनके बढ़ती हुई क्रम में भरा जाएगा उनको, जैसे यहाँ पे 1s से फिर 2s। ठीक है, मतलब उनके जो बढ़ते हुए क्रम होंगे, ठीक है, आरोही क्रम में भरा जाएगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस कक्षक में प्रवेश करता है जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। ठीक है, सबसे कम यहाँ पे तो यहाँ जाएगा। ठीक है, और जब वह भर जाता है तब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उच्च ऊर्जा वाली कक्षक में जाता है। कक्षकों की संख्या इस प्रकार से हो जाती है। ठीक है, तो ये रहेगा इनका क्रम इलेक्ट्रॉनों के भरने का। ठीक है, ये कक्षकों में भरने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हुंड के अधिकतम बहुलता का नियम लिखिए। तो इसको रेडी कर लेना। बाकी कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर डायग्रामेटिकल हैं, तो थोड़े बहुत ही हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा डायग्राम बेसिस में होता नहीं है, बाकी आपको देखो समझा करके लिखना होता है। तो ये भाई है हुंड का नियम। किसी भी उपकोष में कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा है ना, तब तक नहीं बनेगा जब तक कि उस उपकोष के प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना चला जाए। मतलब यार जोड़ा अगर आपको बनाना है ना, तो सब में ना एक एक तो इलेक्ट्रॉन का होना आवश्यक है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि आपने इसमें जोड़ा पहले बना दिया, इसमें कोई है नहीं उसका साथी। ठीक है, मतलब इसमें एक ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा जोड़ा नहीं बनेगा, मतलब सब में एक एक होना ही चाहिए। ठीक है, तो यही नियम है इसका। अगला आपका दिया गया भाई विकर्ण संबंध का आरेख, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे द्वितीय आवर्त के तत्व होंगे तृतीय आवर्त के तत्वों के साथ संबंध, तिरछा संबंध प्रदर्शित करेंगे, यही विकर्ण संबंध कहलाता है। और जैसे कि लिथियम मैग्नीशियम से करता है, बेरिलियम आपका एल्यूमिनियम से करता है। ठीक है, अगला कहता है अफबाउ सिद्धांत का चित्र से समझाइए। तो देखो हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम एक सांप जैसी आकृति के पथ में होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उन कक्षों में भरा जाता है जिसमें क्या होता है, जिसमें वह प्रवेश कर जाए। ठीक है, जिसकी ऊर्जा सबसे कम हो, ठीक है, उसमें भरा जाएगा। फिर उससे अधिक ऊर्जा वाली, क्योंकि ऊर्जा बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी सर्पलाकार आकृति आपको बनानी होगी। और सबसे पहले यहाँ भरा जाएगा, फिर यहाँ भरा जाएगा, फिर इस तरीके से चलते चलते, ठीक है, इस तरीके से भरा जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। इसके पूरे आपको सिद्धांत की विशेषताएं आपको रेडी कर लेनी है। ठीक है, बाकी कुछ और विशेषताएं दी गई हैं ये। ठीक है, अगला है आपको कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का चक्रण। ठीक है, कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का चक्रण किस प्रकार से होता है, पाउली एंड हुंड के रूल के अनुसार। तो ये इस तरीके से होता है भाई इसका चक्रण। ठीक है, और ये आपको पूरा रेडी कर लेना किस तरीके से यहाँ पे भरे जाते हैं इनमें। ठीक है, आगे हम देखें तो कुछ क्वेश्चन अगर आपको पढ़ लेना चाहिए जो कि आपने पढ़ रखे हो, तो उनके अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना एक बार। ठीक है, CPCB में संबंध कर लेना। ठीक है, और आपको आबंध कोटि को पढ़ लेना है, लुईस अम्ल लुईस चार में परिभाषा के साथ अंतर कर लेना है ना, विश्व सिद्धांत कर लेना, उष्मागतिकी का फर्स्ट नियम कर लेना, उसका गणितीय व्यंजक कर लेना, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अंतर कर लेना। ठीक है, एंटोर्पी कब बढ़ती है घटती है, ठीक है, इसको कर लेना। ठीक है, परिभाषा लिखेंगे, निकाय की लिखेंगे भाई, परिभाषा क्या करें, निकाय की एंथैल्पी परिवेश आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, इसकी परिभाषा आती है। ठीक है, और आंकिक प्रश्न के अंतर्गत एक क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, पीएच को परिभाषित करके इसका गणितीय सूत्र कर लेना, दहन ऊष्मा क्या है। ठीक है, ब्रॉन्स्टैंड एंड लोरी अम्ल क्षार सिद्धांत क्या है। ठीक है, बफर विलयन क्या है, और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पीएच स्केल को परिभाषित करके इसके दो अनुप्रयोग। ठीक है, इसको अनुप्रयोग और गणितीय सूत्र। ठीक है, IUPAC नामकरण कुछ के सीख लेंगे। ठीक है, ये रहेंगे। ठीक है, बाकी संरचना सूत्र इनके रहेंगे, ये IUPAC नाम रहेंगे, और इनके सामान्य नाम और सूत्र आ सकते हैं, सिरका हो गया, ग्लूकोज हो गया, पॉलीथीन, जहरीली शराब वगैरह। ठीक है, तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अदर। और ये रहे कॉल्बी अभिक्रिया, बूट्स अभिक्रिया, क्रोमेटोग्राफी, प्रोभाजी आसवन विधि क्या है, प्रेरणिक प्रभाव क्या है। ठीक है, मार्कोनिकॉफ का नियम। ठीक है, इस प्रकार से आधार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपके कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं। काफ़ी क्वेश्चन इनमें से आपके एग्जाम में आपको कवर हो जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, और इन्हें कंप्लीट करके जाइए और अपने वीडियो अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा, एंड अच्छी तरीके से आप रिवीजन करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।